So, hello everyone. So, welcome to the world of auditing in the CA Final Audit Fast Track Batch by CA Sanidhya Saraf. So, सबसे पहले first of all, thank you for choosing me as a mentor in this particular journey in your audit subject. यहाँ पे ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच होगा, इस बैच के अंदर आप देखोगे 70 to 75 आवर्स के अंदर हम 100% अपना जो ऑडिट का कवरेज है वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में अच्छे से करेंगे और ये सफिशिएंट होगा आपके लिए कि आप 60 प्लस ला सको, 70 प्लस ला सको, प्रोवाइडेड कि आप जो भी गाइडेंस वगैरह दिए गए हैं ये अच्छे से क्या करेंगे सर, फॉलो करेंगे। अब इस बैच के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। इस बैच के गोल्डन रूल्स क्या हैं? सबसे पहले जो बच्चे रिकॉर्डेड अटेंड कर रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली ये बैच रिकॉर्डेड में देखना है। मतलब ऐसा नहीं करना कि आज आप क्लास देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, 3 दिन बाद देख रहे हो। आपने अपने एक शेड्यूल सेट कर लेना, दिन के 5 घंटे 15 दिन या दिन के 3 घंटे 25 दिन, और डेली बेसिस में सेम टाइम बैठकर आपने ये बैच देखना है। और अगर आप मेरे साथ लाइव देख रहे हो तो फिर तो अकॉर्डिंगली वो लाइव में शेड्यूल सेट हो ही जाएगा। दूसरी चीज, डेली बेसिस में जो भी क्लास में होगा आपको डेली बेसिस में विदाउट फेल रिवाइज करना है, और जो होमवर्क आपको मैं क्लासेस में दूंगा वो होमवर्क क्या करना है, आपको पूरा करना है। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। आपको जो बुक्स मिली होगी साथ में, तो देखना यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर आपको जो बुक मिला रहेगा, मेरा कॉन्सेप्ट बुक मिला रहेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट बुक है मेरा, ये सर एक 400 पेजेस का अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट बुक है। दिस इज नॉट समराइज्ड, दिस इज नॉट एग्जॉस्ट, दिस इज नॉट समराइज्ड, बट एट द सेम टाइम दिस इज डिटेल्ड, दिस इज डिटेल्ड। इसके अंदर जो कवरेज है वो बिल्कुल आईसीआई एसएम जितना कवरेज है। 400 पेजेस के अंदर आपका जो कवरेज है वो डिटेल्ड भी है और कंसाइज भी है, और इसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, सिलेक्टेड आईसीआई क्वेश्चंस भी हैं। अपने आप में ये सफिशिएंट है कि अपन क्या कर सके सर, अपने आप में ये सफिशिएंट है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अपने ऑडिट की तैयारी कर सकें। उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए इस बैच के लिए हम लोग आईसीआई एसएम रेफर करेंगे, आईसीआई एसएम के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, प्लस मेरे बुक के अंदर भी ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरा जो क्वेश्चन बैंक है, आपन मेरा वाला जो क्वेश्चन बैंक है थोड़ा सा उसे भी रेफर करेंगे। क्वेश्चन बैंक आपको इस बैच के साथ नहीं दिया हुआ है बिकॉज इस बैच का प्राइसिंग हमने बहुत कम रखा था, एंड द क्वेश्चन बैंक इज वेरी कॉम्प्रीहेंसिव। तो जो क्वेश्चन बैंक है वो पार्टिकुलरली इस बैच के साथ मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। आप चाहो तो इसको अलग से परचेज कर सकते हो फ्रॉम www.apnamentor.com। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर आप देखोगे वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई एसएम, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर एमटीपीज, प्रीवियस ईयर आरटीपीज। सो इट्स ए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बैंक है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासेस में आपको जैसे करा रहा हूं मैं, जिस तरीके से करा रहा हूं, साथ में आईसीआई के एसएम के क्वेश्चंस लगा लोगे, 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस लगा लोगे, मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक ऑडिट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो वरीज एट ऑल, ठीक है ना। अब सर इस बैच के अंदर एक तो मैंने आपको क्या बताया कि डेली अटेंडेंस लगानी है, एक रेगुलर बेसिस में होमवर्क पूरा करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेथ रखना है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे, अगर आपको फेथ नहीं होगा तो दवा असर नहीं करेगा। सिमिलरली आप यहां पे आओगे, आपको फेथ नहीं रहेगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको 200% अनकंडीशनल फेथ दिखाना है, एंड बिलीव मी द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, ठीक है ना। बिलीव मी द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले लेट अस सी कि अपने को ऑडिट में इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ऑडिट में, एंड अकॉर्डिंगली फिर अपन ग्रेजुअली ऑडिट का जो अपना प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को ऑडिट से दोस्ती करनी है, फिर उसके बाद जान पहचान करनी है, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या करना है सर, प्यार करना है। इतने दिन से एक और लाइव बैच चल रहा था, तब कोई इशू नहीं आया, बट आज ही इशू आ रहा है। तो एज आई टोल्ड यू, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एक दिक्कत आ रही है। उसके अलावा दिक्कत क्या आ रही है सर, रिटेंशन में दिक्कत आती है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती। उसके अलावा दिक्कत कहाँ आती है, मार्क्स में दिक्कत आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्क्स में दिक्कत आती है कि ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, वी आर नॉट गेटिंग द मार्क्स। और चौथा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो बहुत बार आ रहा है कि आईसीआई हैज इंक्रीज्ड
द लेवल ऑफ द पेपर। तो कहीं ना कहीं आईसीआई ने जो पेपर का लेवल है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया, राइट। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द इश्यू जो अपने को ऑडिट में निकल के आ रहा है कि आईसीआई ने पेपर का जो लेवल है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया है, कुछ जो टफनेस का लेवल है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया है। So that is again one of the issues that we are facing. अब देखना एक चीज समझना बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, why as students we don't get marks। हमें मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, हमें मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, why as students we don't get marks। सबसे पहली चीज, हम ऑडिट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना ऑडिट डिजर्व करता है। We do not give the subject the importance it deserves। अब जैसे आप एक सिंपल सी चीज समझना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए सिंपल सा कैलकुलेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए सिंपल सा इक्वेशन कि व्हेन वी टॉक अबाउट लेट अस से एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मान लो एफआर की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर एफआर की बात करते हैं तो एक बच्चा एफआर में कितना समय देता है, एक बच्चा एफआर में कितना समय देता है, हाउ मच टाइम द स्टूडेंट्स गिव्स इन एफआर। तो मान लो एफआर में नहीं करते करते क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, क्लासेस में ही बच्चा 400-500 घंटा दे जाता है एफआर को, तो क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी बच्चा नहीं करते कम से कम करते करते कम से कम 1000 घंटा यहां पे एफआर को देता है। जबकि अगर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में एक बच्चा मुश्किल से 250 से 300 घंटे देता है। तो अब आप एक चीज बताना यार, एफआर में आप कितना टाइम दे रहे हो, 1000 घंटे दे रहे हो, ऑडिट में कितना टाइम दे रहे हो, 250 से 300 घंटे दे रहे हो। अब एक चीज बताना, क्या हर बच्चे को एग्जाम्शन आ ही रहा है क्या हर बच्चे को एग्जाम्शन आ ही रहा है क्या एफआर में, इज एवरी स्टूडेंट गेटिंग द एग्जाम्शन, नो। तो मान लो अपना जो एफआर में एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं दैट इज 55, और मान लो ऑडिट में जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है दैट इज 35। तो एफआर में जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है दैट इज 55 और ऑडिट में जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है दैट इज 35। बट एक चीज आप खुद सोचना, आपने एफआर में 1000 घंटे एलोकेट किए हैं जबकि ऑडिट में आपने सिर्फ 250 से 300 घंटे एलोकेट किए हैं, जबकि एफआर भी 100 मार्क्स का है और वहां पे ऑडिट भी 100 मार्क्स का है। तो आप लोग खुद रेशियो एनालिसिस जानते हो, तो उस प्रपोर्शन में क्या आपको वाकई में जो मार्क्स मिले हैं वो इतने कम मिले हैं, उस प्रपोर्शन में जो आपको मार्क्स मिले हैं क्या वाकई उतने कम मिले हैं, कि आपको एफआर में आपने कितना टाइम दिया, 1000 घंटा दिया, आपको 55 नंबर आए, और ऑडिट में आपने 250 से 300 घंटा दिया, आपने 35 नंबर आए। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वी डोंट गेट मार्क्स, कि भाई हम लोग ना सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। जबकि एक चीज समझ जाना, अगर सीए फाइनल में कोई सब्जेक्ट आपको सीए बनने से रोकने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑडिट। पहले ओल्ड सिलेबस में ना 2 सब्जेक्ट्स थे जो सीए बनने से अपने को रोकते थे, एक ऑडिट हुआ करता था और एक सेकंड ग्रुप में इसका हुआ करता था। और अब पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट जो अपने को सीए बनने से रोक सकता है दैट इज गोइंग टू बी ऑडिट। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दिस सब्जेक्ट। दूसरी चीज, रीजन नंबर 2, हमारा जो पढ़ने का अप्रोच है वो गलत है, हमारा जो पढ़ने का अप्रोच है वो रॉन्ग है। वी डोंट नो हाउ टू स्टडी, वी डोंट नो हाउ टू स्टडी, दैट इज रीजन नंबर 2 कि हमें मार्क्स नहीं आता। उसके बाद अनदर रीजन कि हमें मार्क्स नहीं आ रहा, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई साहब कितने लोगों ने लिख के किया था,
तो बच्चे बोलते हैं सर हम तो अकाउंट्स का भी ऑडिट कर लेते हैं, हम तो अकाउंट्स का भी ऑडिट कर लेते हैं सर, अकाउंट्स का भी ऑडिट करके हम तो एग्जाम देने चले जाते हैं, ये तो ऑडिट है। तो दैट इज अनदर मेजर ड्रॉबैक। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। दैट इज अनदर ड्रॉबैक कि पार्टिकुलरली आप क्या कर रहे हो, खाली ऑडिट कर रहे हो, और खाली ऑडिट करने से काम नहीं चलने वाला है, खाली ऑडिट करने से काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू डेवलप ए राइटिंग प्रैक्टिस। राइट। और चौथी चीज, आईसीआई एक्सपेक्टेशंस versus what you deliver is very different. ये अगेन अनदर रीजन है कि हमें मार्क्स नहीं आ रहे, कि ऐसे हमसे जो एक्सपेक्ट करता है और आप जो इंस्टीट्यूट को देते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो जो आपसे एक्सपेक्ट करती है, अगर आप उसे वो नहीं दोगे, कुछ और देगा, कुछ और दोगे, तो क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। देयर विल बी ए ब्रेकअप वेरी सून। तो अगर रिलेशनशिप को सस्टेनेबल बनाना है तो यू हैव टू गिव हर व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग। राइट। तो ऐसे जो एक्सपेक्ट करता है और आप जो देते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और बोल के वहां पे मार्क्स का मिसमैच होता है। बोल के क्या होता है कि सर मैंने तो सोचा था मेरे को फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे को फुल मार्क्स आया नहीं, या मैंने तो सोचा था मेरा पेपर अच्छा गया, बट पता नहीं आईसीआई ने 4 नंबर के क्वेश्चन में ना एक ही नंबर देके छोड़ दिया। तो अगेन दैट इज समथिंग, इट हैपेंस। तो अपने को ना इन सारी चीजों में काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले हमारा जो पढ़ने का अप्रोच है, अपने को पढ़ने के अप्रोच से ही करना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस का हैबिट डेवलप करना है। आई विल टीच यू हाउ टू राइट द क्वेश्चंस। आई विल टीच यू हाउ टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आईसीआई। जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ स्टार्टेड है। 7 लोग। So I will teach you how to write. I will teach you how to fulfill the expectation of ICI. But ultimately, it's you who have to practice, and who have to practice on daily basis. आपको डेली बेसिस में स्ट्राइव करना पड़ेगा कि अब से मेरे को डेली एक क्वेश्चन लिख के देखना है। तो अब से कुछ कस्में खा लो। सबसे पहली कसम यह है कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करने वाले हो। आप एक भी क्लास मिस नहीं करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू मिस ए सिंगल क्लास। यू आर गोइंग टू वॉच एवरी क्लास विद डेडिकेशन। दूसरी चीज, जो भी होमवर्क रहेगा आप अच्छे से पूरा करोगे। कम से कम 14 दिन मेरे साथ ऑडिट शिद्दत के साथ देने वाले हो। तीसरी चीज, हर दिन एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन लिख के देखने वाले हो। हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के प्रैक्टिस करने वाले हो। खाली ऑडिट कर लेंगे, ऊपर से रीड कर लेंगे, खाली उसके बेसिस में काम नहीं चलने वाला है। तो डेली बेसिस में आपको हैबिट डालना है फ्रॉम नाउ ऑन दैट 1 क्वेश्चन हैव टू प्रैक्टिस डेली। अगर आपने ये हैबिट डाल लिया और अगले 30 दिन तक भी डेली आप 1 क्वेश्चन भी लिख के देख रहे हो, तो बिलीव मी दैट इज गोइंग टू ब्रिंग ए ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर राइटिंग स्किल्स। एंड जब मैं बच्चों का पेपर देखता हूं ना, जब मैं देखता हूं ना आप लोग क्या लिख रहे हो बीइंग इन सीए फाइनल्स, तो प्रैक्टिकली देखकर बिलीव नहीं होता है कि यार सीए फाइनल के स्टूडेंट्स का पेपर है। बिकॉज आपने अपना जो राइटिंग का लेवल इतना ज्यादा डाउनग्रेड किया हुआ है। जबकि आईसीआई एक्सपेक्ट करता है कि यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर गोइंग टू विद अपकमिंग प्रोफेशनल्स। सो आईसीआई आपसे उस तरीके से राइटिंग का लेवल एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आप जो आईसीआई को राइटिंग का लेवल देते हो, दैट इज वे टू बिलो देन व्हाट द आईसीआई इज एक्सपेक्टिंग। एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कवरेज, कि अपनी कवरेज भी अच्छी होनी चाहिए। अपनी कवरेज भी अच्छी होनी चाहिए। कवरेज शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ इट इज द इंस्टीट्यूट आस्क्स द क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। इंस्टीट्यूट कहीं से भी सवाल पूछ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट फिर भी जब हम कहते हैं कवरेज अच्छी होनी चाहिए, कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू रिमेंबर भली कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे आज की तारीख में कहीं से भी सवाल कर रहा है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट स्टिल आई विल टेल यू वन थिंग, 80% पेपर 5 टाइम्स रिवाइज करना वर्सेस 100% पेपर 2 बार रिवाइज करना, आई विल ऑलवेज से दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन। बट सर ऐसा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है।
यस आई एग्री, ऐसे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, बट द पॉइंट इज दैट अगर आप 100% करके भी जा रहे हो, अगर आप हर चीज करके भी जा रहे हो, और उस चक्कर में, मैं ये नहीं बोल रहा 100% नहीं करना, करना 100%, बिल्कुल एडवाइजेबल है करना 100%, बट हर बच्चे को अपना कैपेबिलिटी असेस करना होगा, हर बच्चे को अपना कैपेबिलिटी असेस करना होगा, अपना रिटेंशन लिमिट असेस करना होगा, अपना टाइम अवेलेबिलिटी असेस करना होगा, वो एक ग्रुप दे रहा है या बोथ ग्रुप दे रहा है वो चीज असेस करनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलरली वो डिसीजन लेना होगा। अगर आप बस ये कर रहे हो कि नहीं भाई सबने बोला था 100% करना है, बोल के मेरे को 100% करना है, आपने तो 100% कर लिया, और मान लो आपने जो 100% किया क्वेश्चन भी वहीं से आया, बट द पॉइंट इज दैट कि एग्जाम में यू आर कंफ्यूज्ड, आपको याद ही नहीं आ रही चीजें, 5 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट याद आ रहा है, कंफ्यूज हो रही हो ये टॉपिक कौन से चैप्टर में से था, तो क्या फायदा, फिर 100 नंबर वहां से आ भी गया तो क्या फायदा, रादर आपको 80% भी आता है बट ढंग से आता है, दैट मेक्स मोर सेंस। सो भले ही आईसीआई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट स्टिल डू रिमेंबर कि 80% पेपर आप 5 बार करोगे, दैट इज मच बेटर देन 100% पेपर आप 2 बार करोगे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलनी है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस, हमारा जो ऑडिट का सिलेबस है वो मेनली आप बोल सकते हो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एक हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो हमारा मेजर चंक कंस्टिट्यूट करता है हमारे सिलेबस का, राइट, 40 से 50 नंबर कंस्टिट्यूट करता है। एक हो गया प्रोफेशनल एथिक्स जो अगेन 16 से 18 नंबर कंस्टिट्यूट करता है, और एक हो गया नॉन एसेज नॉन पी, नॉन एसेज नॉन पी जो करीबन 40% कंस्टिट्यूट करता है, जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑडिट्स हो गया, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल हो गया, एनबीएफसी ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, इमर्जिंग एरियाज हो गए, पीएसयू का ऑडिट कैसे करना है, पीएसयू का ऑडिट हो गया, ढेर सारे स्मॉल चैप्टर्स हो गए। तो हमारा जो पूरा सिलेबस उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्टैंडर्ड्स, another is professional ethics, and third is नॉन एसेज एंड नॉन प्रोफेशनल एथिक्स। उसके अंदर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, एक 70% डिस्क्रिप्टिव एंड 30% एमसीक्यूज, 70% डिस्क्रिप्टिव एंड 30% एमसीक्यूज। नाउ डू रिमेंबर अपने को क्वेश्चंस करना है, वी हैव टू डू द क्वेश्चंस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू द क्वेश्चंस, बट मोर देन द क्वेश्चंस व्हाट मैटर्स इज द कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विल मैटर मोर देन एमसीक्यूज। अगर कोई बच्चा एमसीक्यूज के पीछे भाग रहा है कि यार मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेता हूं, 500 एमसीक्यूज लगा लेता हूं, 1000 एमसीक्यूज लगा लेता हूं, ऐसा ने ये जो लिस्ट दे रखी है एमसीक्यूज की वो भी लगा लेता हूं, ये भी लगा लेता हूं, तो बॉस तुम कितने भी एमसीक्यूज लगा लो, कितने भी एमसीक्यूज लगा लो, वहां से क्वेश्चन नहीं आना, और आ भी गया तो वहां से कोई 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा या 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा, और वो 5-6 क्वेश्चन जो आएगा वो तुम ऐसे भी कर लेते अगर तुमने वो क्वेश्चंस नहीं भी देखे होते। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज द कॉन्सेप्ट, क्या अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट द नंबर ऑफ टाइम्स, इफ यू हैव डन द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स में आपके कर्टेलमेंट है, आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं किए, आपने कॉन्सेप्ट्स बराबर से रिवाइज नहीं किए, तो बॉस आप कितना भी क्वेश्चन कर लो वो सारा क्वेश्चन करना बेकार है, एवरीथिंग इज यूजलेस। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए वो क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट्स। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चंस अपने को करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस अपने को नहीं करना है, बट मेन जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स में होना चाहिए। उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर आपको किस तरीके से करना, आप जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, आप जो भी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, जैसे पार्टिकुलरली मेरा खुद का जो इस बार क्वेश्चन बैंक मैंने निकाला हुआ है, इफ यू वांट, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे एसएम के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, मैंने सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो अगर आप पार्टिकुलरली क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चंस को एक बार करना ढंग से, और एक बार जब ढंग से करोगे तो जो तकलीफ आ रही है उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, ताकि भविष्य में तुमको वही क्वेश्चंस देखना जिसमें तकलीफ आ रही थी, भविष्य में तुमको पूरा क्वेश्चन बैंक बार बार देखना ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। और जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियोज है, एमसीक्यूज है, उसके लिए आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस देख लिए, रिसेंट एमटीपी का क्वेश्चन देख लिया, रिसेंट आरटीपी का क्वेश्चन देख लिया,
चाहिए तो प्रीवियस आरटीपी का क्वेश्चन साथ में देख लिया, प्रीवियस 2 आरटीपी के क्वेश्चन साथ में देख लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा फिर और आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी करोगे उतना कम है। So we have to understand that particular thing. Now again, before starting with the syllabus, पहले ऑडिट का अपना कुछ बेसिक चीजें बेसिक चीजों पे काम कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन चीजों पे, बट आई एम एज्यूमिंग कि शायद आपको इंटर का कुछ भी याद नहीं है, तो दैट इज वाई कुछ बेसिक चीजों पे अपन काम कर लेते हैं। अगेन ये जो बेसिक चीजें ये सारी इंटर वाली चीजें हैं, ये सारी इंटर वाली चीजें जो एक बार अपन वापस से फाइनल ऑडिट स्टार्ट करने से पहले दोबारा से एक बार ब्रश करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा स्पीड नॉर्मल रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा स्लो नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि अपने को रुकने की जरूरत, अपने को ठहरने की जरूरत है, आपको कहीं भी लगता है कि वी नीड टू स्लो डाउन, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है उस पार्टिकुलर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट, आप ऑडिट की डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, आई थिंक दैट इज समथिंग कि हर किसी को याद है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and legal structure, with a view to express opinion. अब उस डेफिनेशन में जो मेन वर्ड आता है वो आता है ओपिनियन, कि ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो एक मेन शब्द आता है इंडिपेंडेंस, कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, और ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजंस दिए हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी प्रोविजंस दिए हुए, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में भी प्रोविजंस दिए हुए, एंड वी नीड टू नो ऑल दोस प्रोविजंस। तो सबसे पहले क्या बोले, ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और वहां पे इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी प्रोविजंस दिए, कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजंस दिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में भी प्रोविजंस दिए, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and legal structure, with a view to express opinion। हम जब बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप एक चीज समझना, हो सकता है आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर हो, या हो सकता है आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर हो। मतलब आपने सुना होगा, एक होता है कि प्रिंसिपल कंपनी का ऑडिटर, कि हो सकता है कि आप प्रिंसिपल कंपनी के ऑडिटर हो, और हो सकता है आप किसी ब्रांच के ऑडिटर हो सकता है आप किसी सब्सिडी के ऑडिटर हो। तो अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर हो, अगर आप प्रिंसिपल ऑडिटर हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वहां पे अपन वर्ड यूज करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आप किसी ब्रांच के ऑडिटर हो, अगर आप किसी सब्सिडी के ऑडिटर हो, तो वहां पे अपन वर्ड यूज करेंगे खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वहां पे अपन यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सब्सिडी के ऑडिटर हो, तो आप कुछ इस प्रकार का लैंग्वेज यूज करोगे, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो, कंप्राइजिंग ऑफ बैलेंस शीट, कंप्राइजिंग ऑफ पी एंड एल, कंप्राइजिंग ऑफ कैश फ्लो। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल कंपनी के ऑडिटर हो, तब आप क्या लैंग्वेज यूज करोगे, वी हैव ऑडिटेड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, कंप्राइजिंग ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंप्राइजिंग ऑफ कंसोलिडेटेड पी एंड एल, कंप्राइजिंग ऑफ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसका इंप्लीकेशन आता है जब आप क्वेश्चंस का ड्राफ्टिंग करते हो तब भी। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आता है, वो वर्ड क्या निकल के आता है सर इस डेफिनेशन के अंदर, दैट इज ओपिनियन। क्या वर्ड निकल के आता है, ओपिनियन। अब अगर हम लोग ओपिनियन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट ओपिनियन, कि अपने को ओपिनियन देना है, अपने को ओपिनियन देना है, तो आप दो ही प्रकार के फ्रेजेस यूज करते हो। या तो आप बोलते हो कि अपने को ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है, या तो आप बोलते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। जब हम बोलते हैं ना कि ओपिनियन देना है, तो आप दो ही प्रकार का फ्रेज यूज करते हो। पहला फ्रेज क्या यूज करते हो, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर ट्रू एंड फेयर, रिफ्लेक्टिंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। और दूसरा फ्रेज आपने सुना होगा, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब जिस भी फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। और यहां पे जब अपन एश्योरेंस देते हैं, तो कौन सा एश्योरेंस देते हैं,
यहाँ पे जब अपन एश्योरेंस देते हैं, जब अपन ऑडिट करते हैं, जब अपन ओपिनियन देते हैं मतलब एश्योरेंस देना, तो अपन कौन सा एश्योरेंस देते हैं? यहाँ पे अपन रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं। यहाँ पे अपन कौन सा एश्योरेंस देते हैं? यहाँ पे अपन रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं। वी गिव रिजनेबल एश्योरेंस। रिजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंशियली ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सब्सटेंशियली ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब देखना यहां पे हम जब ओपिनियन देते हैं हम क्या देते हैं सर? रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि आप ऑडिट कर रहे हो तो आप रिजनेबल एश्योरेंस दोगे, बट अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आप रिजनेबल एश्योरेंस नहीं दोगे, आप रिजनेबल एश्योरेंस के मुकाबले थोड़ा सा कम दोगे, लिमिटेड एश्योरेंस दोगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस प्रकार का एश्योरेंस दे रहे हो। ठीक है जी। अब रिजनेबल एश्योरेंस आपको किस चीज के ऊपर देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल के ऊपर देना है। और यहां पे दो प्रकार के फ्रेज यूज होते हैं। सबसे पहले क्या बोलोगे? तीन प्रकार के फ्रेज यूज होते हैं, तीन प्रकार के। एक तो आप बोलोगे वी हैव टू गिव रिजनेबल एश्योरेंस बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। एक तो ये वाला फ्रेज यूज करते हो, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा फ्रेज यूज करते हो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। और तीसरा फ्रेज यूज करते हो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, दो फ्रेज होता है। एक ये वाला फ्रेज होता है ट्रू एंड फेयर, और एक ये वाला फ्रेज होता है प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। ये जो फ्रेज है ना, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये कॉमन होता है, ये कॉमन होता है, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। टेक्निकली दो ही प्रकार के फ्रेज होते हैं, ट्रू एंड फेयर एंड प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। और ये जो फ्रेज होता है दैट वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप समझ लो ये कॉमन होता है, दिस इज कॉमन। ये कब यूज करेंगे अपन अभी डिस्कस करेंगे। अब यहां पे हमने क्या शब्द यूज किया? मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सवाल उठता है सर मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? देसी लैंग्वेज में बोले तो गलती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती है तो उसको मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन गलती मतलब क्या? गलती चार टर्म्स में से किसी एक टर्म्स में हो सकता है। या तो गलती अमाउंट के टर्म्स में होगा, या तो गलती प्रेजेंटेशन के टर्म्स में होगा, या तो गलती क्लासिफिकेशन के टर्म्स में होगा, या तो गलती डिस्क्लोजर के टर्म्स में होगा। मतलब जो मिस स्टेटमेंट होएगा, जो गलती होगी, वो इन चार में से किसी एक टर्म्स में होगा। या तो अमाउंट गलत है, या तो अमाउंट गलत है, जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया गया उसका अमाउंट गलत है, जो इन्वेंट्री का वैल्यू रिकॉर्ड किया गया उसका अमाउंट गलत है, जो डेटर्स की वैल्यू रिकॉर्ड की गई है उसका अमाउंट गलत है, या तो प्रेजेंटेशन गलत है, प्रेजेंटेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, प्रेजेंटेशन इज नॉट एज पर शेड्यूल 3, या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। राइट, पता चला आपने करंट एसेट्स को नॉन करंट एसेट क्लासिफाई कर रखा है, नॉन करंट एसेट को करंट एसेट क्लासिफाई कर रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्लासिफाई कर रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्लासिफाई कर रखा है, और या फिर डिस्क्लोजर्स मिसिंग है, या फिर डिस्क्लोजर्स मिसिंग है। तो अलग अलग जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी अलग अलग इंड एएस आप पढ़ते हो, उन सब में आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखते हो। शेड्यूल 3 में आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखते हो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरा ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल इंड एएस 18 बोलता है कि आपको रिलेटेड पार्टी को लेकर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देने होते हैं। हो सकता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नहीं दिया, डिस्क्लोजर्स मिसिंग है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है सर? मिस स्टेटमेंट हो सकता है। जो अपना इंड एएस 37 है वो बोलता है कि आपको कंटिजेंट लायबिलिटीज वगैरह को लेकर डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, प्रोविजंस को लेकर डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। हो सकता है डिस्क्लोजर्स ना दिया गया, उसकी वजह से क्या राइज हो? मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट बोले तो एनी डिफरेंस इन एपीसीडी, एनी डिफरेंस इन एपीसीडी, नॉट एबीसीडी। एबीसीडी तो सही हो गया ना, एपीसीडी मतलब गलत हो गया, एबीसीडी मतलब सही हो गया, और एपीसीडी मतलब मिस स्टेटमेंट हो गया। तो एनी डिफरेंस इन एपीसीडी इज मिस स्टेटमेंट, एनी डिफरेंस इन अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर। लेकिन वो अमाउंट कौन सा, वो प्रेजेंटेशन कौन सा, वो क्लासिफिकेशन कौन सा, वो डिस्क्लोजर कौन सा? वो जो मेरे सपने में आया था? नहीं, एज रिक्वायर्ड इन AFRF।
जो भी AFRF के अकॉर्डिंग चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS, शेड्यूल 3, कि भाई जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट AS 10 के हिसाब से निकलना था, इंड AS 10 के हिसाब से निकलना था, वो अमाउंट नहीं निकला। फॉर एग्जाम्पल जो भी इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन AS 13 के हिसाब से होना था, वो वाला अमाउंट वहां पे वैल्यू नहीं हुआ, वो वाला अमाउंट नहीं निकला, दैट इज कॉल्ड ए मिसस्टेटमेंट। तो एज रिक्वायर्ड इन FRF वर्सेस एक्चुअली रिपोर्टेड। और एकदम सिंपल भाषा में बोले तो एनी डिविएशन फ्रॉम AFRF इज कॉल्ड एज ए मिसस्टेटमेंट। एनी डिविएशन फ्रॉम AFRF इज कॉल्ड एज ए मिसस्टेटमेंट। और AFRF का मतलब क्या हो गया? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला था आपको, 3 फ्रेजेस यूज होता है। एक तो ये यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटली मिसस्टेटेड। आपको कंक्लूड करना होता है एज ऑडिटर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटली मिसस्टेटेड। एक आपको कंक्लूड करना होता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। और एक आपको कंक्लूड करना होता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। इसमें मेनली फ्रेजेस 2 हैं, 1 एंड 2। ये तो कॉमन लैंग्वेज हो गया जो कॉमनली यूज होता है। अब आपके मन में आएगा सर ये फ्रेजेस कब यूज करते हैं अपन? व्हेन वी यूज द फ्रेजेस। हम तो इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एक ही बात है। तो एग्जैक्टली ये फ्रेजेस जो है अपन कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज द फ्रेजेस, राइट, व्हेन वी यूज द फ्रेजेस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर और वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। सो व्हेन डू वी यूज दिस फ्रेजेस? ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रकार से बनी होनी चाहिए। और AFRF का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF के हिसाब से होना चाहिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए। मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए, इंड AS के हिसाब से होना चाहिए। अब एग्जैक्टली देखना कौन सा फ्रेज आप यूज करोगे वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, कंपनी कितने प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो देखना कंपनी यहां पे 2 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कंपनी यहां पे 2 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कंपनी प्रिपेयर्स 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो रिलायंस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो रिलायंस के वेबसाइट में अवेलेबल है, जो आप मैं हर कोई एक्सेस कर सकता है। इन्फोसिस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो इन्फोसिस के वेबसाइट में पब्लिकली अवेलेबल है, जो आप में हर कोई एक्सेस कर सकता है, वेदर यू आर द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस और यू आर ए जनरल पब्लिक और यू आर ए बैंक और यू आर ए गवर्नमेंट, एनीवन कैन रिलाई। गूगल में डालो रिलायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा, गूगल में डालो इन्फोसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा, पब्लिकली मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो प्रिपेयर किया जाता है फॉर द कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो कि प्रिपेयर किया जाता है एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जो भी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया? जो भी फ्रेमवर्क इन जनरल यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो शेड्यूल 3 उसके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल होगा। फिर अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो मोस्ट लाइकली इंड AS एप्लीकेबल होगा। अगर एक नॉन लिस्टेड कंपनी है तो हो सकता है AS एप्लीकेबल हो। और जब हम ऐसे 200 से 700 सीरीज पढ़ेंगे, जब हम ऐसे 200 से लेकर 700 तक सीरीज पढ़ेंगे, तो याद रखना पूरे के पूरे ये स्टैंडर्ड का जो सीरीज रहने वाला है ऐसे 200 to 700, यहां पे हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बात करने वाले हैं। यहां पे किसकी बात करने वाले हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बात करने वाले हैं। अब एक होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया सर? मान लो सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो गया किसी बैंक के पास लोन शायद लेने के लिए।
एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो गया किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए और बोला कि साहब मेरे को लोन दे दो। बैंक ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी, तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ा दिया। बोला नहीं नहीं, अपने को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं चाहिए। एक काम कर, तूने तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया वो एक्रुअल बेसिस में बनाया है, एक काम कर कैश बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे को बना के दे, बिकॉज मेरे को एक बार कैश बेसिस में तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का है, फिर वे डिसाइड कि लोन देना है कि नहीं देना है। तो अब आपने भले ही जनरली सारे यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया था वो एक्रुअल बेसिस में बनाया था, बट बैंक के लिए आप क्या करोगे? कैश बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बैंक को दोगे। अब बताना मुझे, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आप बैंक को दे रहे हो, ये जनरली सारे यूजर्स के लिए है या स्पेसिफिकली सिर्फ बैंक के लिए है? स्पेसिफिकली सिर्फ बैंक के लिए है। तो यहां पे जो फ्रेमवर्क भी यूज होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, जो बैंक के नीड्स के हिसाब से। या फिर मान लो सपोज कोई एक इंडियन कंपनी है, जिसका एक्विजिशन करने वाली है एक फॉरेन कंपनी। कोई एक इंडियन कंपनी है जिसका एक्विजिशन करने वाली है एक फॉरेन कंपनी जो कि यूएस में बेस्ड है। अब यूएस वाली कंपनी ने बोला कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी दे। तब जो इंडियन कंपनी है उसने क्या किया, वो जो शेड्यूल 3 इंड एस के सबसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना हुआ है वो दे दिया। उसने बोला भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरा काम नहीं चलेगा, तू एक काम कर, जो फ्रेमवर्क हमारे यूएस में यूज होता है तो उस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना और बनाकर हमें सबमिट कर। तो आपने क्या किया कि जो यूएस वाला फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और उसे सबमिट किया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बन रहा है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से। और यहां पे अगर हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें तो ऐसे 200 से 700 जो हमारा सीरीज है, जो इंटर वाला सीरीज है, वो तो लगेगा ही यहां पे, बट साथ ही साथ एक नया सीरीज भी है जो एक्सक्लूसिवली सीए फाइनल में है, दैट इज फॉर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ओनली। ऐसे 800 सीरीज, ऐसे 800 सीरीज। ठीक है, आई बिलीव इट इज क्लियर। अब देखना, चाहे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, मतलब अपने को एक चीज समझ में आया कि जो फ्रेमवर्क है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क हो सकता है, एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो सकता है। जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाएगा वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया जाएगा, और जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे वो किस हिसाब से बनाया जाएगा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया जाएगा। फ्रेमवर्क दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जनरल पर्पस हो सकता है, एक स्पेशल पर्पस हो सकता है। अब चाहे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क हो या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो, डू रिमेंबर this can be further divided in two types of framework. One we have is a fair presentation framework, and another we have is a compliance framework. One we have is a fair presentation framework, and another we have is a compliance framework. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला कि एफआरएफ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क हो सकता है, एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो सकता है। अब चाहे हम लोग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है। It can be either a fair presentation framework or it can be a compliance framework. अब fair presentation framework जो होता है ना, ये होता है बिल्कुल फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, जो हमें लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है ना, ये होता है बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह या बॉयफ्रेंड की तरह, जो बहुत ही रिजिड होता है, जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही रिजिड होती है। ठीक है, तो अब देखना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। मैंने क्या बोला? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क किसकी तरह होता है? दोस्तों की तरह होता है, जो लाइफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जो लाइफ में क्या देते हैं? थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, हु गिव्स यू अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त ने बोला भाई एक काम कर, प्यास लग रही है, वो 10 रुपए का पानी का बॉटल लेगा। ठीक है, प्यास लग रही है, वो 10 रुपए का पानी का बॉटल लेगा। आप उसके लिए वो हिमालय वाला 80 रुपए का पानी का बॉटल लेके चले गए।
आप उसके लिए वो हिमालय वाले 80 रुपए का पानी का बॉटल लेके चले गए, आपका दोस्त आपको गाली देगा कि खुश होगा? देखा जाए तो आपने उसकी बात फॉलो नहीं की है। उसने आपको बोला कि भाई तू एक 10 रुपए का पानी का बॉटल लेगा, लेकिन आप उसके लिए वो हिमालय वाला पानी का बॉटल लेके चलेगा 80 रुपए वाला, तो आपने उसकी बात फॉलो नहीं की है। लेकिन फिर भी वो खुश होगा कि नाराज होगा? तो वो खुश होगा, मतलब वो बोलेगा चलो ठीक है यार, बिकॉज वो बोलेगा मेरी बेहतरी के लिए अच्छी चीज लेके आया, मेरी बेहतरी के लिए ये अच्छी चीज लेके आया, बोल के आपको वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देगा। लेकिन अगर मान लो सपोज यहां पे गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन होता, अगर उसने आपको बोला होता 10 रुपए का पानी का बॉटल लेके आ, और वहां तुम होशियारी मार के 80 रुपए का पानी का बॉटल लेके चले गए हिमालय वाला, तब वो क्या बोलेगी? तेरे को क्या बोला था 10 रुपए का पानी का बॉटल लाने के लिए, ये 80 रुपए का क्यों लेके आया? पॉकेट में पैसा आ रहा है क्या? तुम बोलोगे अरे पैसे मैंने दिए। अरे मेरे को आदत पड़ जाएगा तो कौन फिर तुम डेली लाके दोगे क्या? वो तुमको गाली देने वाली है। वो क्या बोलने वाली है? जैसा मैं बोल रही हूं वैसा कर, उसके अलावा अपना दिमाग मत लगा, अपना दिमाग तो घर में रख। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? दोस्त की तरह होता है। ये फ्रेमवर्क बोलता सबसे पहले तो दैट आप एफआरएफ की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करो। सबसे पहले तो ये फ्रेमवर्क बोलता है कि आप एफआरएफ की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करो, लेकिन ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इट कंटेन्स एक्नॉलेजमेंट, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इट कंटेन्स एक्नॉलेजमेंट दैट मैनेजमेंट चाहे तो एफआरएफ में जितना डिस्क्लोजर्स दिया हुआ है उससे ज्यादा डिस्क्लोजर्स दे सकता है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे सकता है, बिकॉज वो तो यूजर्स की बेहतरी के लिए है। तो ये फ्रेमवर्क सबसे पहले तो बोलता है कंप्लाई विद द एफआरएफ, बट ये एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट चाहे तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे सकता है, या फिर मैनेजमेंट कभी कभी एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में डिविएट भी कर सकता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एएस होता है ना, जो हमारा इंड एएस होता है ना, वो हमें एक सर्टेन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका दिया हुआ है हमारे इंड एएस के अंदर, एएस के अंदर जो प्रिस्क्राइब तरीका है, बोलता है या तो तुम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, या तो एसएलएम मेथड फॉलो करो, या तो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करो, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, या तो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करो। लेकिन मान लो कंपनी की एक मशीन है, और वो जो मशीन है वो मशीन ऐसी है कि अगर आप 3 साल यूज नहीं करोगे वो 3 साल डेप्रिशिएट नहीं होगा, और अगर 6 महीना ज्यादा यूज करोगे तो अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। मतलब उसके लिए ना एसएलएम तरीका सुटेबल है, ना उसके लिए डब्ल्यूडीवी तरीका सुटेबल है। उसके लिए यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का मेथड यूज करना पड़ेगा। बोल के मैनेजमेंट ने उस पार्टिकुलर मशीन के लिए यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का तरीका यूज किया फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां पे अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये बोलता है अलाउड है। एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में यू कैन गो अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफआरएफ, बट व्हेन योर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन, जैसे कि एएस हो गया, इंड एएस हो गया, शेड्यूल 3 हो गया, ये सारे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही होते हैं। ये सारे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही होते हैं। फिर होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब क्या पता है भाई? तो दिमाग मत लगा, ये एडिशनल डिस्क्लोजर, बेटर प्रेजेंटेशन, तो दिमाग मत लगा। जैसा एफआरएफ में बोला हुआ है तो चुपचाप वैसा कर, तो दिमाग मत लगा। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? इट ऑल्सो रिक्वायर्स कंप्लायंस विद एफआरएफ, इट ऑल्सो रिक्वायर्स कंप्लायंस विद एफआरएफ, but it does not contain any such acknowledgement that was there in the fair presentation framework. So it also requires compliance with FRF, but it does not contain any such acknowledgement that was there in the fair presentation framework. मतलब वहां दो एक्नॉलेजमेंट था, एक आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे सकते हो और एक आप एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में एफआरएफ के अगेंस्ट जा सकते हो। वो दोनों एक्नॉलेजमेंट यहां नहीं है। यहां सिंपल सा फंडा है, जैसा लिखा हुआ है वैसा कर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ऑडिट करते हो तो उनका जो एफआरएफ का रिक्वायरमेंट होता है आपको उस हिसाब से काम करना होता है।
अब बताना दोनों में से कॉमनली यूज फ्रेमवर्क कौन सा है, फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस? दोनों में से कॉमनली यूज फ्रेमवर्क कौन सा है, फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस? फेयर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बोला। अब आप एक चीज बताना, मैंने आपको बोला था कि दो तरीके का लैंग्वेज यूज करते हो आप नॉर्मली रिपोर्टिंग में। एक आप यूज करते हो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और फेयरली प्रेजेंटेड एज पर एफआरएफ, और एक आप यूज करते हो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द आईएफआरएस। अब लॉजिकली सोचना कौन सा लैंग्वेज किस कैटेगरी में जाएगा। आप जब यूज कर रहे हो लैंग्वेज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और फेयरली प्रेजेंटेड, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव ये है, आप ये रिपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। एग्जैक्टली एएफआरएफ के हिसाब से हो वो आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो मिसलीडिंग ना हो वो आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो वो जाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में। लेकिन जब आप लैंग्वेज यूज करते हो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एएफआरएफ, तो वहां अपन क्या बोलते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन गया बाहर में, फेयर प्रेजेंटेशन गया तेल लेने। तू मेरे को खाली ये बता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बनाया क्या नहीं, तो वो लैंग्वेज कब यूज होगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। वो लैंग्वेज कब यूज होगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। सो देखना अपना रिपोर्टिंग फ्रेज क्या रहेगा, ये सारी चीजें आगे काम आने वाली है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है एज पर एएफआरएफ, सॉरी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो आप लैंग्वेज क्या यूज करोगे, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयरली प्रेजेंटेड एज पर एएफआरएफ और वेदर इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो आप लैंग्वेज क्या यूज करोगे, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द AFRF। So that is the difference out there. तो प्रैक्टिकली बीइंग ए सीए फाइनल स्टूडेंट, फ्रेज देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके से रिपोर्टिंग होगा, या कंप्लायंस फ्रेमवर्क दिमाग में आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग होगा। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया एफआरएफ का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बेसिकली जो एक इंटर का कॉन्सेप्ट है, एक सीए इंटर का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजर्शंस। अब एजर्शंस का मतलब क्या होता है, एज ए ऑडिटर आप जगह जगह एक चीज देखने वाले हो, वी नीड टू वेरीफाई द एजर्शंस, वी नीड टू वेरीफाई द एजर्शंस। तो एजर्शंस का मतलब क्या हो गया, एजर्शंस मतलब इन शॉर्ट सिंपल सी चीज है, जो भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, जो भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, अपन उसे एजर्शन बोलते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, अपन उसे एजर्शन बोलते हैं। और एक चीज बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम अपने आप में एक एजर्शन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम अपने आप में एक एजर्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, पी एंड एल में एक आइटम दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 50 लाख, पी एंड एल में एक आइटम दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 50 लाख, पी एंड एल में खाली इतना लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 50 लाख, बट प्रैक्टिकली वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज लिखी हुई है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50 लाख, वो अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट कहना चाह रहा है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो बाहर ट्रैवलिंग पर्पस के लिए गए थे, जिसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 50 लाख का इंकर हुआ। मैनेजमेंट कहना चाह रहा है कि ये जो 50 लाख का खर्चा हुआ है वो बिजनेस यूज के लिए लगा है। क्या बात कर रहे हो सर, वहां तो लिखा ही नहीं है बिजनेस यूज के लिए लगा है। अरे भाई कहां डेबिट किया हुआ है, पेंडल में डेबिट किया हुआ है, तो पी एंड एल में डेबिट किया हुआ है, तो वो एक इंप्लाइड एजर्शन है कि वो 50 लाख किस पर्पस के लिए लगा है, बिजनेस पर्पस के लिए लगा है। तो दोज आर द एजर्शंस। अगर तुम मान लो लैडर से तुम बैलेंस शीट की बात करो, बैलेंस शीट में दिया हुआ है पीपीई ₹10 करोड़, इसका मतलब वो अपने आप में एक एजर्शन है। मैनेजमेंट उसके द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हमारी कंपनी के पास एक 10 करोड़ का एसेट है। मैनेजमेंट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये 10 करोड़ का जो एसेट है ना, इसमें ओनरशिप हमारी है,
हमारी ओनरशिप है बोलकर हम उसे फाइनेंशियल्स में दिखा रहे हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये जो एसेट है इसमें ओनर, इसकी ओनरशिप हमारी है और इसकी वैल्यूएशन 10 CR है। इसकी वैल्यूएशन कितनी है? 10 CR है। डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ एडजस्ट करके, सब कुछ माइनस करके प्रेजेंटेशन 10 CR है। तो ऑल दोज आर द assertions given by the management, and as an auditor what you will do, you will verify those assertions in your practical life। कि पहला assertion मैनेजमेंट ने क्या दिया कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये हमारी है, ओनरशिप हमारे नाम पे है। तो तुम क्या बोलोगे मैनेजमेंट को? चल डॉक्यूमेंट दिखा, डॉक्यूमेंट दिखा, टाइटल डीड दिखा, मेरे को चेक करना तेरे नाम पे है कि नहीं। फिर क्या बोल रहा है मैनेजमेंट? इसकी वैल्यूएशन जो है इतनी है। तो तुम क्या चेक करोगे? अरे अच्छा, तूने वैल्यूएशन कैसे की है? किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है तो एक्सपर्ट का रिपोर्ट दिखा। तूने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया, मेरे को वो दिखा। मेरे को चेक करना है कि तेरा जो वैल्यूएशन है वो सही है कि नहीं है। एक जो दूसरा एग्जांपल लिया था हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का, तो पार्टिकुलरली मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमारे डायरेक्टर्स विदेश गए थे, 50 लाख का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर नहीं करवा था। आप बोलोगे अच्छा विदेश गए थे, आई नीड टू वेरीफाई द अकरेंस, आई नीड टू वेरीफाई द अकरेंस। मेरे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखा, मेरे को फ्लाइट का टिकट दिखा, मेरे को होटल का स्टे दिखा, मेरे को ऑथराइजेशन की कॉपी दिखा। तो प्रैक्टिकली एवरी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज assertion given by the management and we need to identify those assertions। अगर वो assertion सही है इसका मतलब देयर इज नो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, और अगर वो assertion गलत है इसका मतलब देयर इज ए मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको इस तरीके से समझो। तो assertion क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो assertion हो सकता है ये P&L आइटम के बारे में भी हो सकता है, बैलेंस शीट आइटम के बारे में भी हो सकता है, यस और नो। लेकिन तुम ऐसे नहीं लिखोगे। P&L आइटम के बारे में भी हो सकता है, बैलेंस शीट आइटम के बारे में भी हो सकता है। लुक्स वेरी देसी, वी हैव टू बी प्रोफेशनल। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो assertion है ये अकाउंट बैलेंस के बारे में भी हो सकता है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में भी हो सकता है। बैलेंस शीट आइटम मतलब अकाउंट बैलेंस, P&L आइटम मतलब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये जो assertion है ये अकाउंट बैलेंस के बारे में भी हो सकता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में भी हो सकता है। ये जो assertions है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। और ये जो assertions है ये अकाउंट बैलेंस के बारे में भी हो सकता है या फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में भी हो सकता है। अब एज ए ऑडिटर आपको क्या करना है? यू नीड टू वेरीफाई दोज assertions। अगर वो assertion सही है मतलब वेरी गुड, देयर इज नो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। और अगर कहीं कोई assertion गलत निकल गया मतलब देयर इज अ मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टिंग। तो अब assertions कौन कौन से होते थे? पूरा इंटर का टॉपिक है ये। assertions कौन कौन से होते थे? अकाउंट बैलेंस को लेकर क्या क्या assertion होता था, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेकर क्या क्या assertion होता था, और डिस्क्लोजर्स को लेकर क्या क्या assertions होते हैं। तो अकाउंट बैलेंस को लेकर क्या क्या assertion होता है? अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट आइटम। अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट आइटम। तो इसको लेकर क्या क्या assertion होगा? 4 assertion होता है जिसको याद करने का कॉमन तरीका होता है ERCV। ERCV ERCV बोले तो E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, C फॉर कंप्लीटनेस, V फॉर वैल्यूएशन। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, C फॉर कंप्लीटनेस, V फॉर वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी बोल रही है हमारे डेटर है 50 लाख का, तो भाई डेटर एग्जिस्ट करता है, डेटर सचमुच है। कंपनी बोल रही है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 2 CR का, तो भाई हमारे पास सचमुच लैंड एंड बिल्डिंग है, वी हैव द लैंड एंड बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि लैंड बिल्डिंग नहीं है, हमने जबरदस्ती दिखा रखा है। दूसरी चीज राइट्स ऑब्लिगेशन। राइट्स ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मान लो लैंड बिल्डिंग है तो वो लैंड बिल्डिंग हमारी है, उसके ऊपर हमारा राइट है। मान लो सपोज बैलेंस शीट में डेटर दिखा रखा है तो वो डेटर हमारा है, उस डेटर के ऊपर हमारा राइट है। ऑब्लिगेशन किसके लिए यूज होगा? लायबिलिटी के लिए। कि कंपनी ने दिखा रखा है अपने बुक्स में क्रेडिटर 50 लाख, तो देयर इज ए क्रेडिटर जिसको अपने को 50 लाख देना है, तो दैट क्रेडिटर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर ऑब्लिगेशंस। उसके बाद कंप्लीटनेस, जो भी फिगर्स हमने बता रखे हैं कंप्लीट है, हमने कुछ भी छुपा नहीं रखा, हमने कुछ भी छुपा नहीं रखा, वी हैव नॉट हिडन एनीथिंग। एंड फाइनली वैल्यूएशन, वैल्यूएशन सही है।
वैल्यूएशन AFRF के हिसाब से, वैल्यूएशन AFRF के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है तो उसका वैल्यूएशन AS13 के हिसाब से है, इन्वेंट्री है तो उसका वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से या इंड AS2 के हिसाब से, तो वैल्यूएशन प्रॉपर है। फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब P&L आइटम्स। अब P&L आइटम्स में हमारे असर्शंस क्या होंगे? लॉजिकली सोचो, यहां एग्जिस्टेंस फिट बैठेगा क्या? आप ऐसा बोलोगे क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट करता है, सेल्स एग्जिस्ट करती है, परचेज एग्जिस्ट करता है, लॉजिकल रहेगा क्या? तो यहां पे एग्जिस्टेंस की जगह वर्ड यूज करते हैं अकरेंस। whether the traveling expenditure actual में occurred, whether the sales actual में occurred, whether the purchase actual में occurred, सचमुच हुआ था कि नहीं। राइट्स ऑब्लिगेशंस यहां सुटेबल नहीं बैठता। कंप्लीटनेस में कंप्लीटनेस यूज कर सकते हो, यहां भी कंप्लीटनेस के साथ एक कट ऑफ भी आता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है दैट इज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और वैल्यूएशन यहां पे सही नहीं बैठता। थोड़ी बोलोगे सेल्स का वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, परचेज का वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का वैल्यूएशन सही है कि नहीं। तो वैल्यूएशन इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। तो वैल्यूएशन की जगह अपन यूज करते हैं एक्यूरेसी या मेजरमेंट, कि वेदर द सेल्स हैज बीन एक्यूरेटली मेजर्ड। तो आप यहां पे क्या यूज करते हो? एक्यूरेसी ऑब्लिक मेजरमेंट। यानी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के जो एजर्शंस होते हैं इसको आप याद कर सकते हो OCCA, 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 occurrence, classification cutoff, classification, accuracy and measurement, occurrence, completeness and cutoff, classification and accuracy oblique measurement। ये सारा अपना इंटर वाला कॉन्सेप्ट है। अब सर सवाल उठता है कि एजर्शन का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया, लेकिन एजर्शन का अपने को क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू वेरीफाई दिस assertions, we have to verify these assertions, we have to identify the risk of material misstatement existing with the assertions। तो एज ए ऑडिटर हमारा क्या काम है? एज ए ऑडिटर हमारा क्या काम है? अब ये फ्रेज आप पूरे ऑडिट में 10 जगह देखोगे, ये गोल्डन फ्रेज है ऑडिट का, जो ऑडिट पूरे ऑडिट में 10 जगह देखोगे। एज ए ऑडिटर वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट in the financial statements and assertion level। financial statements मतलब overall financial statement, and assertion level मतलब they are talking about different account balances, different class of transactions and specific assertions। so as an auditor we need to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statement and assertion level, that is account balances, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स। तो पूरे ऑडिट में ये शब्द, ये स्टेटमेंट आप 10 जगह देखने वाले हो। क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शंस, ये क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शंस। तो दो मेजर कॉन्सेप्ट हमने देखे। एक हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, फिर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, एंड देन वी हैव द कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शंस, फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शंस, राइट। जिन लोगों ने वीडियोस ऑन नहीं किया है अपने अपने वीडियोस ऑन कर लेना। अगेन आई एम रिपीटिंग, वीडियोस ऑन करना इज कंपल्सरी हियर। अब देखना, लॉजिकली समझना कि हमारे ऑडिट का फ्लो क्या है। देखो भाई, सिंपल सा टारगेट है। इस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइव बैच मैंने लिया ही है लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ,
और सिंपल सा टारगेट इज जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच के अंदर हर किसी के अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, हर किसी के अच्छे रिजल्ट्स आना चाहिए, हर कोई पास होना चाहिए और हर कोई किसी को एग्जामिशन के लिए एम करना चाहिए। अब देखना जो हमारा फ्लो ऑफ ऑडिट रहेगा वो क्या रहेगा। व्हाट इज द फ्लो ऑफ आर ऑडिट? सबसे पहले आप सीए बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप लोग सीए बन चुके हो, राइट। अब जब तुम सीए बन चुके हो तो उसके बाद तुम क्लाइंट के पास जाओगे कि मेरे को ऑडिट दे दो रे बाबा, या क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा ऑफर लेके कि हमारी कंपनी में ऑडिटर बन जाइए, हमें धनिया कीजिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तुम क्लाइंट के पास जाने वाले हो, क्लाइंट को अप्रोच करने वाले हो, या क्लाइंट तुम्हें ऑफर देने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो देखो रियल लाइफ में जो भी हो, ऑडिट की दुनिया में प्रैक्टिकली एज पर द स्टैंडर्ड्स क्लाइंट तुम्हें ऑफर देने वाला है। भले ही रियल लाइफ में तुम क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, तुम वहां क्लाइंट के हाथ पैर जोड़ रहे हो, फोन कर करके रिक्वेस्ट मार रहे हो, बट ऑडिट की दुनिया में एज पर द स्टैंडर्ड्स क्लाइंट तुम्हें ऑफर देगा। अब जब क्लाइंट तुम्हें ऑफर देगा तो एक बार में एक्सेप्ट कर लोगे? एक बार में एक्सेप्ट कर लोगे, या इतना मेहनत करके सीए बने हो कुछ तो नखरे दिखाएंगे, कुछ तो नखरे दिखाएंगे, कुछ तो कंडीशंस लगाएंगे। तो हम कुछ प्री कंडीशंस लगाते हैं मैनेजमेंट के सामने। वो प्री कंडीशंस क्या हम ऐसे 210 में देखेंगे। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? उन शर्तों को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज मैनेजमेंट हैज नो अदर चॉइस, मैनेजमेंट वांट्स अस टू डू द ऑडिट। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? उन शर्तों को एक्सेप्ट करेगा। अब हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद अगले दिन से चले जाएंगे क्लाइंट के प्रीमाइसेस में, अगले दिन से चले जाएंगे क्लाइंट के प्रीमाइसेस में? नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, रिस्क का अंदाजा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्लानिंग करनी होगी। क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। बिना प्लानिंग के कभी भी कोई चीज एफिशिएंटली नहीं होता, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज एफिशिएंटली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैच लॉन्च कर दिया, मैं 14 दिन में आपको ऑडिट कराऊंगा, तो आई हैव टू प्लान इट आउट। मैं किस दिन क्या कराने वाला हूं, कैसे कराने वाला हूं। अगर मैं प्लानिंग नहीं करूंगा, एक हैपोजिट मैनर में कराऊंगा, तो कभी चीजें नहीं होंगी। यू वांट टू क्रैक सी एग्जाम, यू हैव टू प्लान इट आउट। कौन सा कोचिंग किससे लेना है, कौन सा सब्जेक्ट कब तक खत्म करना है, कैसे रिवाइज करना है, यू हैव टू प्लान आउट एवरीथिंग। तो प्लानिंग करना रहेगा। प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। क्या करोगे? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। आप जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे ना, तो आपका जो ऑडिट प्रोसीजर्स रहता है, मेनली दो ऑडिट प्रोसीजर्स में आप दो चीजें चेक करते हो। सबसे पहले आप चेक करते हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है क्लाइंट का। सबसे पहले क्या चेक करते हो आप? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है क्लाइंट का। बिकॉज अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है ना, 90% तुम्हारी मेहनत तो वहीं कम हो जाती है। और उसके बाद कंट्रोल्स चेक करने के बाद आप एजर्शंस वेरीफाई करते हो। आप क्या करते हो? एजर्शंस वेरीफाई करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करते हो, और ये देखते हो कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो प्रैक्टिकली एज ए ऑडिटर आप ये दो प्रकार की चीजें करते हो, एक आप कंट्रोल्स चेक करते हो, एक आप एजर्शंस वेरीफाई करते हो, मिस स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करते हो। अब प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है दोनों से पहले क्या करते होगे? इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग पहले करनी चाहिए या पहले एजर्शंस देखना चाहिए? पहले कंट्रोल्स चेक करने चाहिए, बिल्कुल सही बोला। उसका लॉजिक सिंपल है कि हमारा ऑडिट हमेशा सैंपल बेस्ड होता है। हमारा ऑडिट कभी भी 100% चेकिंग अप्रोच के ऊपर बेस्ड नहीं होता, हमारा ऑडिट हमेशा सैंपल बेस्ड होता है। लेकिन अब सैंपल बेस्ड अगर होता है तो कितना सैंपल लेना, ये डिपेंड करेगा कि आपको कंट्रोल्स कैसे मिले। अगर कंट्रोल्स आपको बहुत अच्छे मिल गए तो आप थोड़ा बहुत कम सैंपल लेके भी काम चला सकते हो, लेकिन कंट्रोल्स में कमी निकली तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत आपको सैंपलिंग वगैरह ज्यादा लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ऑडिट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ऑडिट के अंदर
आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कंक्लूजन देना, ओपिनियन देना। लेकिन एक चीज बताना, आपने किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि सामने वाला आदमी जो है बेकार है, आपसे पूछा गया वो कैसा है, आप तुमने बोला कि भाई वो तो महा बेकार आदमी है। तो भाई जब तुम बोल रहे हो महा बेकार आदमी है, तो टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट यू नीड सम एविडेंस, वरना तो लोग तुमको ही पकड़ के मारेंगे। तुमने किस बेसिस में बोला कि बेकार आदमी है? तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, तो मैनेजमेंट पूछेगा क्या सबूत है तेरे पास कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं? तो यू नीड टू ऑब्टेन साई, यू नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं साई। अपने को साई चाहिए, और ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे? ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे? ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। तो दिस इज आवर बेसिक ऑडिट प्रोसीजर, बेसिक ऑडिट प्रोसेस। अब यहां पे मेन चीज क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स में मेनली अपने को क्या चीज देखना था? देखो प्रैक्टिकली समझो, ऑडिट प्रोसीजर्स में आपको क्या करना है? आपको थोड़ा बहुत ना रिस्क असेसमेंट करना है, आपको इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं, और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करना है। कुल मिला के आपको ऑडिट प्रोसीजर्स में ये सारा काम करना है। थोड़ा बहुत आपको क्या करना है? रिस्क असेसमेंट करना है, फिर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेरीफाई करना है, और फिर आपको फाइनली क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करना है। मेन तो ये है, अल्टीमेटली ऑडिट का सार तो ये है, अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करना है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करने के लिए थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट करोगे, थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का चेकिंग करोगे, वगैरह वगैरह। अब यार इन सबको थोड़ा सा ना इंस्टीट्यूट ने बोला फैंसी नाम दे देते हैं। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, बट सबको फैंसी नाम दे देते हैं। सबसे पहले आप जब क्या करोगे? ये रिस्क असेसमेंट करोगे। क्या करोगे? रिस्क असेसमेंट करोगे। रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग लोगे, थोड़ा बहुत बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लोगे, इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लोगे, और थोड़ा बहुत रिस्क असेसमेंट करोगे। उसको एक फैंसी सा नाम दे दिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या दे दिया? एक फैंसी सा नाम दे दिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे रैप। कि ऑडिटर सबसे पहले रैप परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी का, इंटरनल कंट्रोल्स का, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया फैंसी सा? रैप। कि ऑडिटर रैप करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अब उसके बाद आगे वो क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है उसका एविडेंस लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करेगा, वो सारा कुछ करेगा। उसको नाम दे दिया फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या नाम दे दिया? फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी कुल मिलाकर अगर हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑडिटर रैप करेगा, फैप करेगा, रैप करेगा, फैप करेगा, रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे, फैप करेंगे। क्या आना चाहिए दिमाग में? रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे, फैप करेंगे। यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट। और फैप करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है उसका एविडेंस लेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करेंगे, जो भी असर्शंस वगैरह वेरीफाई करेंगे। दिस इज द ब्रॉड आइडिया। अब अगर इसको ब्रेकअप किया जाए, अब इसका अगर ब्रेकअप किया जाए, तो सबसे पहले हमने क्या बोला? ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करेंगे? रैप करेंगे। क्या करेंगे? रैप करेंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर का स्टेप 1 क्या होगा? हमेशा क्या करोगे? रैप करोगे। यू विल परफॉर्म ए रैप सॉन्ग, रैप करोगे, और फिर क्या करोगे? फैप करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। फैप को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने क्या बोला था फैप में कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कितना इफेक्टिव है, उसका एविडेंस लोगे। उसको हमने नाम दे दिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, या उसको हमने नाम दे दिया कंप्लायंस प्रोसीजर्स। और दूसरा हमने क्या बोला था फैप में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करोगे, एजर्शंस को वेरीफाई करोगे, जो हमारा रियल ऑडिट प्रोसीजर होता है।
उसको हमने नाम दे दिया सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, उसको हमने नाम दे दिया सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यानी फैप को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कितना इफेक्टिव उसका एविडेंस लेते हैं। उसको हमने क्या नाम दे दिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या फिर कंप्लायंस प्रोसीजर्स। और फिर अपने को क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है एग्जामिन करना होता है, एजर्शंस को वेरीफाई करना होता है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, स्टेप 1 क्या करना है, रैप करने का है। रैप करने का है मतलब ऑडिट करने जाओ हनी सिंह बन जाओ, ऑडिट करने जाओ हनी सिंह बन जाओ, रैप करेंगे रैप करेंगे रैप करेंगे। अब रैप में करोगे क्या, रैप में करोगे क्या, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेना है, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो रैप करेंगे कैसे, रैप करेंगे कैसे, रैप करेंगे कैसे, हाउ टू डू रैप, हाउ टू डू रैप। कोई आपसे पूछेगा रैप कैसे करोगे, आप बोलोगे ओह या। कोई आपसे पूछेगा रैप कैसे करोगे, आप बोलोगे ओह या। क्या बोलोगे आप, ओह या। रैप कैसे करोगे, आप कूल होके बोलोगे, एकदम यू नो कूल होके, मिस्टर कूल बन के, ओह या। क्या बोलोगे, ओह या, ओह या। मतलब ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करो। आई फॉर इंक्वायरी, क्लाइंट से इंक्वायरी करो। आई से इंस्पेक्शन और ए से एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो रैप करोगे कैसे, कोई पूछेगा रैप करोगे कैसे, ओ या, ओ या, ओ आई ए। तो ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, तुमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, तुम किसी क्लाइंट के प्रीमाइसेस में गए, तुमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कुछ मत करो, तुम जाओ हर जगह घूमो, ऑब्जर्व करो, किसी से बात मत करो, कुछ मत करो, कोई डॉक्यूमेंट चेक मत करो, खाली तुम जाओ ऑब्जर्व करो चीजों। क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाओ, ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करो, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो, तुमको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। उसके अलावा क्या करो, इंक्वायरी करो, पूछो, सबसे बातचीत करो, सबसे बातचीत करो, राइट। जो मिल जाए उसका सर खाओ। परचेज मैनेजर मिला, आपके यहां परचेज का प्रोसेस कैसा होता है, बताओ ना, आपके यहां परचेज का प्रोसेस कैसा होता है, परचेज मैनेजर कौन है, अच्छा टेंडर सिस्टम फॉलो करते हो, क्या करते हो। सेल्स मैनेजर मिला, आप सेल्स का रिकॉर्डिंग कैसे करते हो। आईटी डिपार्टमेंट वाला बंदा मिला कि अरे यार आपका आईटी सिस्टम कैसा है, बताना ना, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या यूज करते हो। इंक्वायरी करो, जो बंदा मिल जाए उससे इंक्वायरी करो, उससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। टीसीडब्ल्यूजी आपने सुना होगा, दोस्त एज विद गवर्नेंस, जो मैनेजमेंट के काम को ओवरसी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनसे इंक्वायरी करो। आईटी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो मिल जाए इंक्वायरी करो, पूछो, राइट। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड्स होती है ना, वो खाली तुमसे इंक्वायरी कर करके तुम्हारा फ्रॉड निकाल लेती है, तुम्हारा पुल पट्टी सारा खोल लेती है। इंक्वायरी, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करो चीजों को, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा, कंपनी के अपने इंटरनल कंट्रोल्स के एसओपीज होंगे, इंस्पेक्ट करो चीजों को। और फाइनली आप क्या करो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है हमारे ऑडिट के अंदर, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, क्या करो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में एक तो आता है रेशियोज एनालाइज करना। कुछ मत करो, क्लाइंट का सारा डाटा अपने सॉफ्टवेयर में डालो और सारे रेशियोज निकाल लो। रेशियोज जब निकालोगे तो रेशियोज से तुम्हें बहुत चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा तुम क्या करो, कंपैरिजंस करो। दूसरा तुम क्या करो, कंपैरिजंस करो। जब कंपैरिजंस करोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। कंपैरिजन क्या करो, करंट ईयर फाइनेंशियल्स को प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल्स के साथ। कंपैरिजन क्या करो, एक्चुअल्स को बजट्स के साथ। या कंपैरिजंस क्या करो, सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ। फॉर एग्जांपल यार, पिछले साल जीपी रेशियो इतना था, इस साल इतना कम क्यों है, इस साल ज्यादा क्यों है। या मान लो हमारी सेल्स इतनी है, हमारा सेल्स 1 CR है, बट मैनेजमेंट ने जो बजट बनाया था 5 CR बनाया था, तो उस बजट के अकॉर्डिंग सेल्स इतना कम क्यों है। या फिर सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ, कि मान लो आप जियो को ऑडिट कर रहे हो,
आपके पास एयरसेल का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, बट ऑब्वियसली कंपैरिजन मस्ट बी विद द सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। तुम जियो को ऑडिट कर रहे हो और फिर तुम उसका कंपैरिजन कर रहे हो किसी टॉबैको बेस्ड कंपनी के साथ, तो ऑब्वियसली दैट कंपैरिजन विल मेक नो सेंस। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में एक चीज और आता है, रिलेशंस का एनालिसिस करो, थोड़ा बहुत रिलेशंस एनालाइज करो, थोड़ा बहुत रिलेशंस एनालाइज करो, थोड़ा बहुत रिलेशंस एनालाइज करो। रिलेशंस एनालाइज करो मतलब जितने मल्टीपल वेरिएशंस हैं, जितने मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उनके बीच एक रिलेशंस एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल, सेल्स का रिलेशन किससे बनेगा, जीएसटी से। सेल्स का रिलेशन किससे बनेगा, जीएसटी से, कि जितना ज्यादा सेल्स हुआ अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा जीएसटी भी पे करना चाहिए। परचेज का रिलेशन किससे बनेगा, आईटीसी से। सेल्स का रिलेशन किससे बनेगा, सेल्स कमीशन से। पता चला पीएनएल में कंपनी सेल्स कमीशन बहुत दिखा रही है, तो भाई अगर तुम सेल्स कमीशन बहुत दिखा रहे हो तो सेल्स भी तो ज्यादा होनी चाहिए। पता चला सेल्स कमीशन तो ज्यादा दिखा रहे हो, सेल्स कम दिखा रहे हैं, बिकॉज रेवेन्यू तो कम करना है, खर्चे ज्यादा दिखाना है। तो सेल्स का रिलेशन किसके साथ बनता है, सेल्स कमीशन के साथ। या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप बनेगा प्रोडक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक फैक्ट्री का ऑडिट कर रहे हो और तुमने देखा कि पिछले महीने के मुकाबले डबल बिजली का बिल आया। अब फैक्ट्री वगैरह में वो जो बिजली का बिल है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो हमारे घरों जैसा 3,000 4,000 5,000 का बिल नहीं आता, वहां लाखों के बिल होते हैं। तुमने देखा कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीना जो बिल आया वो डबल आया है। डबल क्यों आया है, मशीनें ज्यादा यूज की होंगी, कोई नया मशीन लाया होगा, कोई नई मशीन यूज करनी चालू करी होगी, बोल के बिल ज्यादा आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। बट अगर बिल डबल हो रहा है बट प्रोडक्शन डबल नहीं हो रहा, या प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो दया के लैंग्वेज में कुछ तो गड़बड़ है। सेल्स कमीशन ज्यादा है बट सेल्स ज्यादा नहीं है, वापस से वो कुछ तो गड़बड़ है। तो रिलेशंस को एनालाइज करो। क्या एनालाइज करो, रिलेशंस को एनालाइज करो। ये कॉन्सेप्ट अपन पूरा डिटेल में ऐसे 520 में देखते हैं, इसका अलग से स्टैंडर्ड ऐसे 520 के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये आ गया रैप के अंदर। फिर आ गया फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब फैप में दो चीजें आती हैं, पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या कंप्लायंस प्रोसीजर्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आप क्या करते हो, देखो आपने जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। आप अंदाजा लगा रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। मान लो आपने अंदाजा लगाया रैप परफॉर्म करके कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, आपने अंदाजा लगाया, आपको अंदाजा लगा इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके, सब कुछ करके दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। आपके अंदाजा लगने से क्या होगा, आपको एविडेंस भी तो चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। यू नीड द एविडेंस ऑल्सो। अब एविडेंस लेने के लिए आप क्या प्रूफ करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एविडेंस लेने के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करोगे या कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। तो इसमें आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे एविडेंस लेने के लिए, वेदर इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव। और फिर आप क्या करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब हमारा रियल ऑडिट चेकिंग। तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होगी, हमारा रियल ऑडिट चेकिंग, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। जस्ट अ सेकंड यार। यस, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर दो चीजें आती हैं। एक होता है एजर्शंस को वेरीफाई करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, या फिर इन शॉर्ट वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना। उन सबको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इन सबको बुलाते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या बुलाते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी डिटेल्ड में चीजों को चेक करना,
डिटेल्ड में असर्शंस को वेरीफाई करना, डिटेल्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, सारे असर्शंस जो अकाउंट बैलेंस वाले थे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस वाले थे, डिस्क्लोजर्स वाले थे, उनको चेक करना। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और एक होता है हार्डवर्क नहीं करके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये फिर से आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स को आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर इसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरह भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही जगह काम आएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स को आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरह भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही जगह काम आएगा। इन अदर वर्ड्स इसको समराइज किया जाए तो हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स डिवाइडेड है। सबसे पहले रैप, रैप में वी हैव ओ या, फिर फैप, फैप में वी हैव टीओसी या फिर कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, या फिर एसपी यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। वन यू हैव टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर बेसिकली अकाउंट बैलेंसेस चेक करना, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस चेक करना आता है। और एक हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो दिस इज हाउ द ऑडिट प्रोसीजर्स हैज बीन समराइज्ड। साथ में आपको स्टैंडर्ड का रेफरेंस भी दे रहा हूं, बाद में स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात की गई है, ये की गई है ऐसे 315 में। और ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की बात की हुई है, ये की हुई ऐसे 330 में। और यहां पे ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात किया गया, इसकी बात की गई है ऐसे 520 में। इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड ऐसे 520। So I believe it is clear. अब देखो सिक्वेंसिंग क्या होगा। हमने जब सारे प्रोसीजर्स की बात की, इसमें सिक्वेंसिंग क्या होगा। सबसे पहले आप स्टेप 1 करोगे रैप। रैप करके आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं उसका एविडेंस लेना है। तो आप परफॉर्म करोगे टीओसी। तो पहले आपने रैप कर लिया और टीओसी कर लिया। आपका मेन काम होता है याद रखना एसपी करना। दिस इज द मेन वर्क ऑफ द ऑडिटर। दिस इज द मेन वर्क ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का मेन काम होता है एसपी करना। लेकिन फिर वो ये रैप कर क्यों रहे, वो ये टीओसी कर क्यों रहे? क्योंकि हमारा ऑडिट सैंपल बेस में चलता है, हम सैंपल बेसिस में काम करते हैं, हम 100% चेकिंग कर नहीं सकते। तो अपने को ये डिसाइड करना है कि काम कितना करना है। तो मान लो रैप परफॉर्म करके अपने को लगा, टीओसी परफॉर्म करके अपने को लगा कि रिस्क वगैरह सब बराबर है, कंट्रोल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर रिस्क असेसमेंट करके अपने को लगा, या फिर टीओसी परफॉर्म करके अपने को लगा कि रिस्क बहुत ज्यादा है, बॉस कंट्रोल्स भी उतने अच्छे नहीं है, तो आपको फिर ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको फिर ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना होगा। अब इसी चीज को अपन ऑडिट का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? Based on the results of TOC, auditor shall decide the nature, timing, and extent of substantive procedures. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला मैंने कि अगर रैप परफॉर्म करके तुमको लगा रिस्क कम है, टीओसी परफॉर्म करके तुमको लगा कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम करोगे। और अगर आपको लगा रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या करोगे, ज्यादा करोगे। उसी को ऑडिट की टर्मिनोलॉजी में क्या बोल दिया हमने, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर मतलब कौन से प्रोसीजर्स,
नेचर मतलब विच प्रोसीजर्स, बिकॉज याद रखना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में दो चीजें आती हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है। अगर आपको लग रहा है रिस्क ज्यादा है तो आप ज्यादा टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। अगर आपको लग रहा है रिस्क कम है तो आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके काम चला सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके काम चला सकते हो। तो हमने बोला विच प्रोसीजर्स। टाइमिंग मतलब कब करोगे, दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट में करोगे, या फिर इंटरिम स्टेज ऑफ ऑडिट में करोगे, या फिर फाइनल स्टेज ऑफ ऑडिट में करोगे। और एक्सटेंड मतलब कितना करोगे, यानी हमारा सैंपल साइज क्या रहेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो एसपी कम परफॉर्म करोगे, और इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो एसपी ज्यादा परफॉर्म करोगे। और ऑडिट की लैंग्वेज में योर असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल इंफ्लुएंस द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है जी। अब मान लो आपने रैप परफॉर्म किया, रैप परफॉर्म करके आपको यह अंदाजा लगा, आपका यह असेसमेंट था कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छा है, तो आपको अब क्या चाहिए, इस बात का एविडेंस चाहिए कि वाकई इंटरनल कंट्रोल्स अच्छा है। बिकॉज रैप परफॉर्म करके तो आपने एक असेसमेंट किया, आपने एक अंदाजा लगाया है दैट इंटरनल कंट्रोल्स अच्छा है। आपको इस बात का एविडेंस चाहिए कि वाकई में इंटरनल कंट्रोल्स अच्छा है। तो एविडेंस लेने के लिए आप क्या परफॉर्म करोगे, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो you will perform more tests of controls to obtain evidence with respect to effectiveness of internal controls. And based on your assessment of internal controls, you will decide the nature, time and extent of audit procedures. You will decide the nature, time and extent of audit procedures. ठीक है जी। अब एक चीज समझना, अपने को ऑडिट में क्या देना होता है, ओपिनियन देना होता है। अपने को ऑडिट में क्या देना होता है, ओपिनियन देना होता है। वी हैव टू गिव ओपिनियन, वी हैव टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस। हम जब ओपिनियन देते हैं, either we conclude that financial statements are prepared in accordance with the AFRF, or we conclude that financial statements are true and fair. अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वो ट्रू एंड फेयर अपन यूज कर रहे हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद AFRF, ये फ्रेज अपन यूज कर रहे हैं अगर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, या फिर वे से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एज ए होल। ये अपन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो अगर अपने को लगा सब कुछ बराबर है, सब कुछ सही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में राम राज्य वाला सिचुएशन चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तब आप दोगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है दया कुछ तो गड़बड़ है, financial statements are not prepared in accordance with the AFRF, or there are material misstatements existing in the financial statements, or financial statements are not true and fair, तब आप दोगे मॉडिफाइड ओपिनियन। तब आप क्या दोगे, मॉडिफाइड ओपिनियन। और नाम से पता चल रहा है कि मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाई करने का नीड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाई करने का नीड है। अब सवाल उठता कितना, गड़बड़ कम है या गड़बड़ ज्यादा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो अगला सवाल क्या होगा, गड़बड़ कितना है, कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, या गड़बड़ तो है मगर पता ही नहीं चल पा रहा गड़बड़ है। तीन चीजें हो सकती हैं कि उसने बोला दया कुछ तो गड़बड़ है, अब आपका सवाल क्या होगा, गड़बड़ कम है या ज्यादा है। और एक सिचुएशन होगा कि आप बोलोगे गड़बड़ तो है, पक्की बात है गड़बड़ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबूत नहीं मिल पा रहा, एविडेंस नहीं मिल पा रहा कि गड़बड़ है।
तो अगर हम बोलेंगे गड़बड़ है मगर कम है, उसको हमने नाम दिया क्वालिफाइड ओपिनियन। हमने बोला गड़बड़ है और बहुत ज्यादा है, उसको हमने नाम दिया एडवर्स ओपिनियन। गड़बड़ तो है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, दाल ही पूरी काली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर, उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। तो मॉडिफाइड ओपिनियन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स, एक होता है डिस्क्लेमर। ये अपने को तीनों डिस्कस करने का है, बाद में करेंगे आराम से। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए वी हैव ऐसे 700 और मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए वी हैव ऐसा 705। बाकी ये जो अलग अलग प्रकार के ओपिनियन है ये अपन ऐसा 705 में देखेंगे, ये अपन 705 में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी के लिए फिलहाल हमने खाली एक बेसिक आइडिया लिया है कि ओपिनियन दो प्रकार के होते हैं, एक मॉडिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। और मॉडिफाइड ओपिनियन भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, एक क्वालिफाइड होता है, एक एडवर्स होता है और एक डिस्क्लेमर होता है। अब देखना, हमने एक फ्रेज यूज किया था कि एज ए ऑडिटर वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। हमने एक फ्रेज यूज किया था, क्या फ्रेज यूज किया था कि एज ए ऑडिटर वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वी नीड टू असेस द रोम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। सबसे पहले तो रोम क्या होता है, यह भी अपने आप में एक फुल फ्लैजेड डिस्कशन है कि रोम होता क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है। अभी के लिए तुम इतना समझो कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन का रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों का रिस्क, बट ये चीज हम डिटेल में समझने वाला है इन द रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर। तो वी विल आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। अब देखो रेगुलर फास्ट ट्रैक में डिफरेंस कहां आता है, करेंगे अपन सब कुछ, बट अभी रेगुलर बैच होता ना, मैं अभी रोम का कॉन्सेप्ट एक बार लेता, फिर जब रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में जाते हैं दोबारा से वो कॉन्सेप्ट वापस लेता। ओपिनियन के जो टाइप्स हैं अभी मैं एक बार लेता, फिर 705 में दोबारा लेता, लेकिन मैं फास्ट ट्रैक में क्या करूंगा, कवर करेंगे सारा कुछ अच्छे से, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को 2 बार नहीं लेके एक बार लूंगा इन द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। अब देखना, जब हमने बोला वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस रोम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, तो बोला सर हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना वो सिग्निफिकेंट रिस्क में रहेगा। याद रखना, हम जब रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क माइनर कैटेगरी के भी होते हैं, रिस्क सिग्निफिकेंट कैटेगरी के भी होते हैं, और हम ऑडिटर्स हैं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस में रहेगा, सिग्निफिकेंट रिस्क में रहेगा। तो पूरे ऑडिट में आपको ये वर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क बार बार दिखाई देगा, बार बार दिखाई देगा, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क। तो आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए उस वक्त कि सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या। मैं आपसे पूछूंगा कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट है, आप मुझे बताना, आई एम श्योर आप मुझे बताओगे। देखो जो मिस स्टेटमेंट्स होता है ना वो 2 कारणों से हो सकता है, या तो एरर की वजह से हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो सकता है। बताना सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है, कमेंट करके बताना हर कोई। जो मिस स्टेटमेंट्स हो सकता है वो 2 कारणों से हो सकता है, या तो एरर्स की वजह से हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो सकता है। बताना सिग्निफिकेंट कौन सा है। आप लोग समझदार हो, फ्रॉड यानी मिस स्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, जो कॉन्सेप्ट ऐसे 240 में दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रही है अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ, और एक होता है कि कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रही है अपने नॉन रिलेटेड पार्टीज के साथ। बताओ ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क कहां रहेगा, रिलेटेड पार्टी। बिल्कुल सही बोला, रिलेटेड पार्टी। इस बैच की अच्छी बात यह है कि सारे बच्चे बहुत इंटरेक्टिव हैं, तो अगर कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रही है विद रिलेटेड पार्टीज तो यहां सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट दिया वैसे 550 में, ठीक है।
अब तुम मुझे बताना, एक होता है कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब यार डेली के जो रूटीन सेल्स होते हैं, जो डेली के रूटीन परचेज होते हैं। और एक होता है कि कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी डील करती है फर्टिलाइजर्स में, कंपनी डील करती है फर्टिलाइजर्स में, और कंपनी परचेज कर रही है 1 करोड़ का आईफोन। तो एक होता है कंपनी फर्टिलाइजर्स में डील कर रही है, फर्टिलाइजर्स बेच रही है, फर्टिलाइजर्स खरीद रही है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक होता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी डील कर रही है फर्टिलाइजर्स में और भाई साहब 1 करोड़ का आईफोन परचेज कर रही है। तो कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क। एक होते हैं सिंपल ट्रांजैक्शंस, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस जहां कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मर्जर्स एक्विजिशंस वगैरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहां कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क कहां होगा? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। क्वाइट सिंपल। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना बेटा 2 तरीके के फिगर्स होते हैं। एक होता है एक्चुअल्स सेल्स, आपको पता है एक्चुअल सेल्स कितनी है। परचेज, आपको पता है एक्चुअल परचेज कितना है। सैलरी टू एम्प्लॉइज, आपको पता है कि एक्चुअल में कितना सैलरी एम्प्लॉइज को दिया गया है। रेंट, आपको पता है कितना रेंट एक्चुअल में जा रहा है। और एक होता है एस्टिमेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजंस बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टिजेंसीज बनाना। तो बताना ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क कहां रहेगा? प्रोविजंस, एस्टिमेट्स, कॉन्टिजेंसीज। इसका रीजन क्या, लॉजिक क्या है, क्यों इस रिस्क को ज्यादा सिग्निफिकेंट मान रहे हैं? क्यों इस रिस्क को ज्यादा सिग्निफिकेंट मान रहे, बताना। बिकॉज मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है और मैनेजमेंट चाहे तो आराम से इसको मैनिपुलेट कर सकता है। एक्चुअल फिगर्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, बट इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। एक तो ये आईपैड ना आजकल हैंग बहुत होता है। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सके एक्चुअल्स के ऊपर भी बेस्ड हो या एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड हो, मेजरमेंट्स अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है। तो यहां सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है और जो कॉन्सेप्ट आता है ऐसे 540 का आता है। या फिर अगर कभी भी कोई नया अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट एप्लीकेबल हुआ है, कोई नया एएस एप्लीकेबल हुआ है, कोई नया इंडेस एप्लीकेबल हुआ है, वहां पे रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। बिकॉज वहां इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं, वहां क्या आ सकता है, इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं। तो काफी बार तो ऐसा होता है कि कोई नया इंडेस आया और कई सालों तक कंपनियां उसको गलत इंटरप्रेट कर रही है, गलत तरीके से फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड कर रही है। तो जब भी कोई नया एएस आएगा, कोई नया इंडेस आएगा, नया प्रोनाउंसमेंट्स एप्लीकेबल होगा, तो वहां सिग्निफिकेंट रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। तो दिस आर सम ऑफ द केसेस जहां सिग्निफिकेंट रिस्क हमेशा ज्यादा है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में क्यों कराया, बिकॉज ये जगह जगह आपको ऑडिट में दिखेगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क। तो देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अरे यार सिग्निफिकेंट रिस्क होता क्या है। क्लियर है? तो ये 6 प्रकार के जो रिस्क हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सर हम जब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की, हम जब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की, तो हमारे स्टैंडर्ड्स कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले एक होता है एसक्यूसीज, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एक होता है एसक्यूसीज, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। टोटल एक ही एसक्यूसी है, एसक्यूसी 1। उसके अलावा और कोई एसक्यूसी अभी तक तो नहीं आया। एज द नेम सजेस्ट, इन स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी लेकर आना। स्टैंडर्ड्स का नाम ही है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो इन स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो, सीए बनने के बाद आप कोई भी काम कर रहे हो,
आप चाहे ऑडिट का काम कर रहे हो, आप चाहे रिव्यू का काम कर रहे हो, आप चाहे अन्य का एश्योरेंस काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देयर शुड बी अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वर्क यू डू, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1, टू ब्रिंग इन क्वालिटी। अगला चीज है, आप अगर ऑडिट कर रहे हो, आप अगर ऑडिट कर रहे हो तो आपको गाइड करने के लिए, ऑडिट मतलब कौन सा ऑडिट की बात हो रही है, स्टैट ऑडिट की बात हो रही है। तो आप अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आपको गाइड करने के लिए ICAI ने इशू किया है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या इशू किया है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। और ये कब एप्लीकेबल होता है? जब आप HFS को ऑडिट करते हो, मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो। आप अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, वी हैव ऐसे 200 to 700 सीरीज, जहां टोटल मिलाकर वी हैव 38 स्टैंडर्ड्स, सॉरी 200 to 700 सीरीज प्लस 800 सीरीज, जहां टोटल मिलाकर वी हैव 38 स्टैंडर्ड्स। 200 to 700 सीरीज में 35 है, प्लस 800 सीरीज में 3 है। एंड आई टोल्ड यू कि जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है तो फिर वो 200 से 700 सीरीज लगता है, और जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है तो ऐसे 800 सीरीज लगता है। फिर होता है अगला, आप रिव्यू कर रहे हो, आप ऑडिट नहीं कर रहे, आप रिव्यू कर रहे हो। अब रिव्यू का मतलब क्या हो गया? एक होता है कि सर, जैसे बच्चा मुझे भेजता है, सर मेरा पेपर चेक कर सकते हो क्या प्रॉपर्ली? तो मैं बोलता हूं बेटा चेक करने का तो पूरा टाइम नहीं है, मैं आपका पूरा पेपर चेक तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सर एक बार रिव्यू कर दोगे क्या? ऊपर ऊपर से देख लोगे क्या? बस ऊपर ऊपर से, कुछ गलत गलत नजर आए तो बता देना। तो उसको होता है रिव्यू करना, उसको बोलते हैं रिव्यू करना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे हैं। मतलब उतना डिटेल्ड में चेकिंग नहीं कर रहे हैं, एक ऊपर ऊपर से जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू के लिए लगता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, SREs, जहां पे आप रिव्यू करते हो HFS का। और यहां पे जो सीरीज लगती है वो है 2400 सीरीज, और इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं 2, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं 2, SRE 2400 एंड 2410। उसके बाद है कि अब देखना, ऑडिट में भी आप क्या दे रहे हो? एश्योरेंस दे रहे हो, और रिव्यू में भी आप क्या दे रहे हो? एश्योरेंस दे रहे हो। बट आप एश्योरेंस दे किस चीज के ऊपर रहे हो? HFS के ऊपर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब प्रैक्टिकली एज ए CA, हाँ ये वाला नोट्स आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, नॉट इश्यूज। तो पार्टिकुलरली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो HFS की बात करें तो एक तो होता है कि यार आप HFS के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो, एक होता है आप अदर देन HFS एश्योरेंस दे रहे हो। यू आर गिविंग एश्योरेंस ऑन समथिंग दैट इज नॉट HFS। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी, और फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कभी तुमने नाम सुना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कि कंपनी एक प्रोजेक्शन बनाती है कि अगले 4 साल में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, 5 साल में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको उसके ऊपर एश्योरेंस देना है। मतलब आपको एश्योरेंस तो देना है, बट HFS के ऊपर नहीं देना, किसी और चीज के ऊपर देना है। तो वहां लगता है SEs, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये किसके ऊपर लगता है? अदर देन HFS। ये किसके ऊपर लगता है? अदर देन HFS। ठीक है जी। यहां टोटल स्टैंडर्ड्स है 3, यहां टोटल स्टैंडर्ड्स हैं 3। और फिर होता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। मतलब पहला 3 कैटेगरी क्या हो गया जहां पे एश्योरेंस दे रहे हो। अब ऐसा भी होता है कि आप एश्योरेंस नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने आपको बोला कि साहब कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी मदद कर दीजिए। तो एज अ CA इन प्रैक्टिस यू आर हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन, तो यू आर जस्ट हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन, आप एश्योरेंस नहीं दे रहे किसी तरीके का। या फिर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आपको बोला कि थोड़ा सा आप एक काम करो, फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे लिए करके दे दो। प्रैक्टिकली क्लाइंट अपने CS से कराता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक वगैरह,
तो आप खाली फिजिकल वेरिफिकेशन करके इसको क्वांटिटी बता रहे हो स्टॉक का, आप कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे। तो आप प्रोवाइड कर रहे हो रिलेटेड सर्विसेज, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। तो वहां लगता है एसआरएस। एसआरएस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इसके लिए है 4400 सीरीज, एसआरएस 4400 सीरीज। और यहां भी कुल मिला के 2 एसआरएस हैं। तो टोटल कितने हो गए? एसक्यूसी 1, एसए 38, एसआरई 2, एसएई 3 और एसआरएस 2। तो टोटल हो गए 46 एसेस। कितने हो गए? 46 एसेस। ये सारा 46 एसेस आपके सिलेबस में है। ऑल दिस इज देयर इन योर सिलेबस। और यही 46 एसेस आपको देने वाला है 40 से 50 नंबर। बट हाँ, अब इन 46 एसेस में हम लोग पढ़ते वक्त क्लास में सेग्रीगेशन करेंगे। जैसे कुछ होंगे इंटर वाले एसेस, इंटर वाले बेसिक एसेस, जिनसे एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम रहता है फाइनल लेवल पे। तो उसमें अपन टाइम भी कम लगाएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। एक होता है फाइनल वाले एसेस, कि जिनसे फाइनल में आने के चांसेस ज्यादा है। अब ये जितने भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, एसक्यूसी हो गया, एसएस हो गया, एसआरई हो गया, एसएई हो गया, एसआरएस हो गया, कितने अलग अलग एसेस हो गए? 5। कितने अलग अलग एसेस हो गए? 5। एक हो गया एसक्यूसी। याद रखना एसक्यूसी सबके लिए, एसक्यूसी सबके लिए। आप चाहे ऑडिट कर रहे तब भी एसक्यूसी लगेगा, आप रिव्यू कर रहे तब भी एसक्यूसी लगेगा, आप बाकी एश्योरेंस सर्विस दे रहे तब भी एसक्यूसी लगेगा, आप नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे तब भी एसक्यूसी लगेगा। एसक्यूसी हो गया सबके लिए, इट इज फॉर ऑल। एक हो गया एसेस। एसेस कब लगेगा? जब आप ऑडिट ऑफ एचएफएस कर रहे हो। एक हो गया एसआरईज। एसआरईज कब लगेगा? जब आप रिव्यू ऑफ एचएफएस कर रहे हो। एक हो गया एसएईज, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, जब आप अदर देन एचएफएस किसी चीज के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो। और एक हो गया जब आप एश्योरेंस दे ही नहीं रहे, आप खाली प्रोसीजर्स परफॉर्म करके दे रहे हो, एसआरएस। ये पांचों स्टैंडर्ड्स को मिला दिया जाए तो इसका कलेक्टिव नाम होता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और इसी से अपन एक प्रेजेंटेशन भी डेवलप कर रहे हैं कि देखो एग्जाम में व्हेन यू रिमेंबर नेम एंड नंबर ऑफ ऐसे, अगर आपको नाम एंड नंबर याद है ऐसे का पूरा, तब तो बहुत दिक्कत, अच्छी बात है। एज पर द रेलिवेंट ऐसे जो भी नंबर है, जो भी नाम है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख के आ जाओगे। बट व्हेन यू डोंट रिमेंबर द नेम एंड नंबर ऑफ ऐसे, सपोज ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है बट आपको एग्जैक्टली स्टैंडर्ड का नाम नंबर याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो, तो नॉर्मल जनता कैसे लिखेगी? एज पर द रेलिवेंट ऐसे। आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एज पर द एंगेजमेंट and quality control standards issued by the ICAI. क्या लिखोगे? एज पर द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय द ICAI। वो भी ICAI का फुल फॉर्म लिख देना, एग्जामिनर भी थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि हाँ भाई इज्जत के साथ लिख रहे हो। इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। नाम नंबर याद नहीं है, बच्चा लिख के आ रहा है एज पर द रिलेवेंट ऐसे, बेकार स्टार्ट लग रहा है वो।
आप ये लैंग्वेज यूज करो ना, लुक्स मोर इंप्रेसिव, लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं इनटू एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड नॉन एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में 3 आएगा, एसएस, एसआरई, एसए। और नॉन एश्योरेंस में क्या आएगा, एसआरएस। और याद रखना एसक्यूसी इज कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल। एसक्यूसी जो है कॉमनली सबको एप्लीकेबल है। एसक्यूसी जो है वो कॉमनली सबको एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब देखना एक चीज और ऐड कर रहे हैं। हमने जब बोला एश्योरेंस देने का, कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, एश्योरेंस देता है। तो एश्योरेंस आप कहां देते हो? एक तो ऑडिट में देते हो। जब ऑडिट करते हो तो क्या लगता है, एसेस लगता है। और आप यहां पे कौन सा एश्योरेंस देते हो, रीजनेबल एश्योरेंस देते हो। कौन सा एश्योरेंस देते हो, रीजनेबल एश्योरेंस देते हो। एक एश्योरेंस आप कहां देते हो बेटा, रिव्यू में देते हो। रिव्यू में क्या लगता है, एसआरईज लगता है। और यहां जो आप एश्योरेंस देते हो वो ऑडिट के मुकाबले कम देते हो, इसको बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, या फिर इसको हम नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं। जबकि ऑडिट में आप जो एश्योरेंस देते हो, रीजनेबल एश्योरेंस, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिवली वर्डेड एश्योरेंस। अब डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप बताना आपके बैच में वो रितिका आती है ना, रितिका कैसी लड़की है? तो मैंने बोला रितिका बहुत अच्छी है, शी इज अ सिंसियर स्टूडेंट, रितिका इज अ सिंसियर स्टूडेंट, शी इज अ नाइस स्टूडेंट। क्या हो गया ये, पॉजिटिवली वर्डेड एश्योरेंस। दूसरा मैंने बोला रितिका ऐसा मुझे कुछ नहीं पता कि मैं बोलूं शी इज नॉट ए सिंसियर स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर जिसकी बिहाफ में मैं ये बोल सकूं शी इज नॉट सिंसियर। अब तुम बताना, मैंने बोली तो सेम चीज है ना, लेकिन ज्यादा कन्विंसिंग कौन सा है, वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाला स्टेटमेंट उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, मैंने नेगेटिव वर्डिंग यूज की है। तो उसको बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, उसको बोलते हैं नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस। आप ऑडिट में क्या वर्ड यूज करते हो, दैट एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एग्जामिन्ड बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। जबकि रिव्यू में क्या यूज करोगे, नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स माइंड which causes him to believe that the financial statements are not true and fair। तो सेम चीज को आपने नेगेटिव टोन में बोला, इसलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस देना। और ऑडिट और रिव्यू दोनों में कॉमन क्या है, एचएफएस के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो। अब थर्ड कैटेगरी होती है अदर देन एचएफएस एश्योरेंस देना। एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब यहां मेरे लिए यह कंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है कि रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा या लिमिटेड दूंगा। क्यों? सॉरी, गले का काफी दिन से बैंड बजा हुआ है। तो यहां मेरे लिए यह कंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है कि मैं रीजनेबल दूंगा या लिमिटेड दूंगा, बिकॉज यहां ना 3 स्टैंडर्ड्स हैं और तीनों अपने आप में अलग अलग है, तीनों डिफरेंट है। मतलब ए इज टोटली नॉट कनेक्टेड विद बी एंड बी इज नॉट टोटली नॉट कनेक्टेड विद सी। तो हर किसी के ऊपर आपको अलग प्रकार का एश्योरेंस देना है। तो यहां कमेंट करना मुश्किल है, यहां अपने को एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स में देखना पड़ेगा
कि कौन सा एश्योरेंस देने का है। क्लियर? तो अपना ना ये ऑडिट का एक बेसिक डिस्कशन पूरा हो गया, जहां अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब ये रेगुलर लेक्चर होता तो मैं 2 कॉन्सेप्ट बेसिक में और लेता, अभी एक रिस्क का लेता और एक ओपिनियन का लेता। यहां भी ये दोनों टॉपिक्स अपन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बट अभी जैसा अपन स्टैंडर्ड जब करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड में एक ही बार में अपन ओपिनियन का पार्ट कवर कर लेंगे 705 में, और जब अपन ऐसे 315 करेंगे ना, तो एक ही बार में अपन रिस्क का पार्ट कवर कर लेंगे। वो एक डिफरेंस आएगा। अदर देन एचएफएस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, तो इंटरनल कंट्रोल्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी हो गया। या फिर फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कंपनी किसी बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि मेरे को ना स्टार्टअप चालू करना है और मेरे को 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला एक प्रोजेक्शन बनाओ कि अगले 4-5 साल में तुम्हारा कंपनी कितना कमाएगा, तो वहां पे कंपनी ने बनाया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सीए के पास लेकर आया, उसे बोला एश्योरेंस दे दो। तब आप जो एश्योरेंस दोगे वहां पे, वो एचएफएस पे तो नहीं दोगे, अदर देन एचएफएस पे दोगे। तो अगर अदर देन एचएफएस आप किसी चीज के ऊपर एश्योरेंस देते हो, तो फिर वो थर्ड वाला कैटेगरी होता है, जहां पे एसईज लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स लगता है। तो ऑडिट के लिए एसएस लगता है, रिव्यूज के लिए ये लगता है, और अदर देन एचएफएस के लिए एसईज लगता है। क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, लेट अस टेक ए ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं अपन 15 मिनट का, और उसके बाद अपन रिज्यूम करेंगे।